अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुरगाम हुसैन और आप देख रहे हैं यूसीपी टीवी। नाजरीन, जैसा कि हम सबको पता है कि पिछले 2 साल पूरी दुनिया में कोरोना ने उधम मचाया है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कोरोना की वबा का असर नीचे जा रहा है, इसी के साथ साथ पाकिस्तान में डेंगू की वबा ने एक दफ़ा फिर से अपना सर उठा लिया है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे अपने शो में, और हमारे शो पे आज मौजूद हैं डॉक्टर नमरा अनवर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया बुलाने का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे नाजरीन को आप ये बताएं कि डेंगू है क्या? डेंगू बेसिकली एक वायरस है जो कि एक मच्छर के थ्रू हमारे पास आता है, और उसी से फिर आगे जो मज़ीद बीमारी है जैसे बुखार हो गया। इसके अलावा नॉर्मली इसके अंदर जो होता है वो तेज़ बुखार होता है और वो एकदम से होता है। इसके अलावा बहुत जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द, आँखों के पीछे लोगों ने बहुत कंप्लेन की है कि वो भी दर्द होती है। इसके अलावा मतली या कै का आना, और अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा सा बढ़ जाए तो मसूड़ों और नाक से खून का आना भी जो है वो डेंगू की वजह से होता है, और जो कि एक वायरस की वजह से है। डॉक्टर साहब, हम जैसे कि आपको भी पता ही है कि पिछले 2 साल कोरोना ने उधम मचाया और पूरी दुनिया में सबको उसने तंग किया। और डेंगू की वबा भी पाकिस्तान में काफी पुरानी 10-12 साल से चल रही है, लेकिन अब ये दोबारा से आई है, एकदम से आई है और ज्यादा खतरनाक बनकर आई कोरोना के बाद। तो इसके असबाब क्या हैं, ये क्यों है, ये मतलब क्यों दोबारा से एकदम आ गई, इसके असबाब और इसकी अलामात क्या हैं? इसके असबाब जो हैं वो वही वाली बात है कि एक तो मच्छर जहाँ से ये आता है, और उसके बाद जैसे हमारा जो एक इलाका है वो इस तरह का है जहाँ पे बारिशें भी होती हैं, जिसको हम एक्चुअली ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। तो ये जो मच्छर है ना, ये हमारी वाली फिजा में बहुत ज़्यादा होता है, और अब ये है कि उसने अपनी अफजाइश भी करनी है। वो अफजाइश करता है, फिर बरसात जब होती है तो फिर ये बहुत बढ़ जाता है, और इसके अंदर वायरस कैरी करने का जो एक पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो फिर इसी तरह से बढ़ते बढ़ते, अगर एक मच्छर है उसने अगर किसी एक डेंगू वायरस वाले या बुखार वाले बंदे को काट लिया है, ठीक है, और उसके अंदर भी वायरस आ जाता है, फिर वो ऐसे उसकी नस्ल बढ़ती रहती है। तो ये डेंगू मच्छर है, आपने जैसे डेंगू मच्छर का जिक्र किया, डेंगू मच्छर की पैदाइश मतलब डेंगू मच्छर बनता कैसे है? ये साफ पानी से बनता है, गंदे पानी से बनता है? इसकी बनने की रीजन क्या है? ये मच्छर नॉर्मली साफ पानी में होता है, गंदे पानी में नहीं बनता। गंदे पानी में नहीं होता। इसीलिए ये होता है कि जब से बरसात होती है तो बरसात में नॉर्मली पानी साफ होता है। जैसे हमारे अपने घर हैं, वहाँ पे कोई पॉट होता है, कोई गमला होता है, या हमारा अपना कोई लॉन टाइप चीज होती है, हमारे कूलर्स होते हैं जो हमने बाहर रखे हुए होते हैं, एयर कूलर, वहाँ पे पानी थोड़ा सा खड़ा हो जाता है, वो नॉर्मली साफ पानी होता है। तो वहाँ पे इस मच्छर की अफजाइश ज्यादा होती है, वहां से इसकी ब्रीडिंग शुरू होती है, और वहीं से फिर ये आगे बढ़ता है। अब ये भी होता है कि अगर हम ये कहें कि कोई ऐसा पॉन्ड है जो बाहर है लेकिन साफ पानी का है, उसमें भी हो सकता है, लेकिन गदले पानी में या कोई स्टेगनेंट वाटर है खड़ा, उसमें ये नॉर्मली नहीं उसके चांसेस वहां से नहीं पाया जाता। तो आपने एक और इसी चीज का जिक्र किया कि ये साफ पानी से बनता है, और अगर हम हमारे घरों में पानी जमा रहता है, खड़ा रहता है किसी गमले में, तो एक सेफ टाइम पीरियड क्या है कि एक गमले में अगर पानी पड़ा हुआ है वो कितनी देर तक हमें चेंज करते रहना चाहिए? हमें पहले तो यही होता है कि हम उतना ही लगाएं जितना वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर वो है तो हम उसको, जैसे आजकल का मौसम है या जब बरसात आती है, तो हमें चाहिए कि हम उसको फ्रीक्वेंटली उसको हम चेंज करते हैं, इसको ड्राई हम देखें कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी आ जाती है कि हमने, अब जाहिर हमारी इन्वायरमेंट है, हमारा घर है, तो हम उसको साफ रखें। तो हम उसको, जैसे सुबह और शाम का टाइम बहुत क्रिटिकल होता है इस मच्छर के लिए जो हमें ये काटता है। अर्ली मॉर्निंग हो गया, शाम का टाइम हो गया, ड्यूरिंग द डे भी काट सकता है, लेकिन साइंटिस्ट यही कहते हैं नॉर्मली सुबह के टाइम और शाम के टाइम में ज्यादा काटता है, रात के टाइम बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये वो टाइमिंग्स हैं जहाँ पे जैसे अक्सर ये होता है कि जी हमारे यहाँ अगर गर्मी है और बरसात भी है तो हम सुबह उठ के गमलों को पानी दे रहे होते हैं। बिल्कुल, और हर मच्छर डेंगू का मच्छर भी नहीं होता, क्योंकि मैं नाज़रीन को ये बताता चलूं कि ये गलत फहमी पाई जाती है कि हर मच्छर डेंगू का मच्छर हो सकता है। डेंगू के मच्छर की कुछ पहचान होती है गालिबन, वो पहचान हमारे नाज़रीन को अगर आप बताएं, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि कोई आम मच्छर भी उड़ रहा है तो ये डेंगू का मच्छर है। ये इतना खौफ हो जाता है असल में, अगर मैं भी देखूं अपने घर में तो कोई भी मच्छर उड़ा होता है यही लग रहा होता है बस ये डेंगू का है, लेकिन ऐसा डर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डेंगू का जो मच्छर होता है ना, एक तो छोटा होता है, ठीक है, ऊपर से होता तो ये काला है,
लेकिन ये होता धारीदार है। इसकी जो खसूसियत जो जैसे साइंटिस्ट ने निकाली है, उसकी टांगें जो है ना खास तौर पे उस पे सफेद सफेद रंग की धारियां होती हैं। ठीक है। तो ये काला और सफेद एक धारीदार मच्छर होता है। वो इसकी बॉडी पे जो लाइंस होती हैं वो नॉर्मली इसका जो ये ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे पाई जाएंगी, इसकी टांगों पे होंगी। और तो ये काला और सफेद तरह का मच्छर है, जो हमारे यहाँ नॉर्मल मच्छर होते हैं उनसे थोड़ा सा छोटा होता है साइज में। और अच्छा से छोटा होता है साइज में। इसकी कोई खास बात हो कि इस मच्छर की कोई स्पेशल ब्रीड है जिसका नाम है? बिल्कुल, इसकी जो स्पेशल ब्रीड है ना, जो कि बहुत ज्यादा एक कॉमन कैरियर है इसकी वायरस की, वो होती है एडीज इजिप्टाई और मे बी एडीज इजिप्टी। हम इसको दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा एक जिसे कहते हैं ना कल्प्रिट होना एक चीज का, ये वो वाला मच्छर है। तो ये वो मच्छर है। इसकी एक और भी किस्म है जिसको हम एल्बोपेक्टस बोलते हैं, वो भी कैरी करती है वायरस का मच्छर, डेंगू वायरस को। लेकिन जो इजिप्टाई है वो ज्यादा कॉमन है। तो डॉक्टर साहब, आपने इनकी ब्रीड्स के नाम बताए हैं, इनमें एक और चीज बड़ी कॉमन है कि अगर मैंने लोगों को काफी कहते सुना है कि अगर जैसे कोरोना है, कोरोना का बार बार मैं जिक्र इसलिए करूंगा कि लोगों को पता है कि कोरोना, और वो हर शख्स को पता है कोरोना क्या है। कोरोना है उसको कहते हैं कि थ्रू टच फैलता है। अगर आप किसी बंदे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो फैल जाता है। इसके बारे में भी लोग अक्सर इस गलतफहमी का शिकार हैं कि वो कहते हैं कि अगर हम किसी के साथ बैठेंगे, लेट्स सपोज अगर मुझे डेंगू, किसी के साथ बैठेंगे उसको भी डेंगू होगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होता इतना तो फिर लोग हैं, हम समझ लेते हैं। वैसे भी कोविड ने इतना खौफ व हरास फैला दिया कि हमें यही लग रहा होता है कि हर बीमारी जो है वो इसी तरह से छींकने से ये फैल जाएगी। लेकिन ये बीमारी डायरेक्टली एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलेगी। डायरेक्टली नहीं फैलेगी। इनडायरेक्टली किस तरह? इनडायरेक्टली इस तरह से फैलती है कि अगर एक इंसान है, उसको वायरस था, ठीक है, और उसको एक मच्छर ने काटा जो कि बिल्कुल सही था, ठीक है, तो वो वायरस उस मच्छर के अंदर चला जाता है। अब वही वाला मच्छर किसी तंदुरुस्त आदमी के पास गया, उसने उसको काट लिया, तो उसने अपना वही वाला वायरस उस तंदुरुस्त आदमी में इंजेक्ट कर दिया। मतलब तो ये इस तरह से फैलता है। उस मच्छर में पहले से वायरस नहीं था? अगर नहीं था तो वो उसने एक बीमार आदमी से लिया और फिर उसने एक तंदुरुस्त आदमी को काटा जाके, और वो इस तरह से फैलता है। तो ये आम मच्छर भी कोरोना कैरियर डेंगू कैरियर बन सकता है? नहीं, आम मच्छर नहीं, ये खास एक कुदरत का निजाम है कि मतलब कुदरत ने रखा है कि एक स्पेशल मच्छर है, ब्रीड है या एक स्पीशीज है, उसके अंदर ही होगा, उसका अपना निजाम होगा उस वायरस को कैरी करने के लिए। ठीक, और हर मच्छर में नहीं हो सकता। और वो फिर एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ में इस तरह से काटने से ही फैलता है। इसकी अलामात कितनी देर तक, मतलब अगर आज मच्छर किसी को काटता है, कितनी देर तक इसकी अलामात उस बंदे में जाहिर होना शुरू होती हैं? एक मच्छर के काटने के बाद एक वायरस को एक बॉडी में जाके काम करने के लिए या अपना अंदर असर शुरू करने के लिए 3 से 5 दिन दरकार होते हैं। 3 से 5 दिन बाद इसकी अलामत जाहिर होना शुरू हो जाती है, जिसमें बुखार, सर दर्द हो गया, जैसे पहले भी जिक्र किया कि आंखों के पीछे दर्द होता है, जिस्म बहुत टूटता है, जिससे में दर्द हो गया, हाँ मतली हो गई, क्या हो गई, ये उसके बाद शुरू होते हैं। तो आपने मादत बात काट रहा हूँ आपकी, लेकिन आपने ये जितनी भी बताई हैं अलामात, ये यहाँ पर क्योंकि अवाम को अक्सर नहीं पता लगता, बिल्कुल ये अलामात कोरोना के वक्त भी सुनी जाती हैं कि बुखार होता है, सर दर्द होता है, गला खराब, ये सारी चीजें होती हैं। फर्क कैसे किया जा सकता है इन दोनों में? फर्क इस तरह से है कि जो डेंगू का जो बुखार होता है वो एकदम से तेज ही होता है, जैसे 104 हो गया। अच्छा। तो कोविड में जरूरी नहीं है, कोविड में हम कितने केसेस सुनते हैं जिसमें 99 भी होता है, एक लो ग्रेड फीवर होता है, ठीक है। तो डेंगू असल में जो इसकी पहली अलामत इस तरह से इसको अलग करने के लिए दूसरी बीमारी से, वो इसका हाई ग्रेड फीवर है और जिस्म का टूटना है। इसमें नॉर्मली फ्लू वगैरह नहीं होता, तो इसका बस बुखार और जिस्म का टूटना और दर्दें जो हैं वो इसकी मेन अलामात में शामिल हैं। इसकी मतलब, और इसको अगर इसका टेस्ट क्या, जैसे कोविड का होता था कि कोविड के जाके स्पेशल एक टेस्ट होता था, लेकिन डेंगू का मेरी नजर में, मेरे ख्याल में शायद नहीं है, तो आप बताएं अगर इसका कोई स्पेशल टेस्ट है तो? इसमें टेस्ट बिल्कुल होते हैं, उसमें भी ये डिपेंड कर रहा होता है कि हम वो टेस्ट कब करवा रहे हैं। ठीक है। अगर जैसे एक बंदे को मच्छर ने काटा और उसमें अभी अलामात इतनी जाहिर नहीं हुई लेकिन शुबा है, तो उस केस में पीसीआर टेस्ट होता है जिसमें वो वायरस को चेक कर लेते हैं कि वो है या नहीं है। ठीक है। अब अगर उसमें अलामात जाहिर हो गई हैं, उसके बाद अगर देखना है तो जो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, जिसमें नॉर्मली आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज होती हैं, उनके टेस्ट भी किए जाते हैं।
इसके अलावा एक नॉर्मल टेस्ट जो कि बहुत ज़रूरी डेंगू में होता है वो CBC होता है, जो कि एक कंप्लीट ब्लड काउंट है, प्लेटलेट्स, जिसमें हम प्लेटलेट्स चेक कर लेते हैं कि वो ड्रॉप तो नहीं हो रहे। तो ये 3 टेस्ट हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि डेंगू वायरस जो है वो एक जिस्म में है या नहीं है। प्लेटलेट्स की आपने बात की, उससे एक अहम सवाल मेरे जहन में है कि प्लेटलेट्स कहाँ तक लो हो सकते हैं इस डेंगू में? डेंगू में और अमूमन कितने होने चाहिए एक नॉर्मल बॉडी में? वो नॉर्मल बॉडी के तो लाइक हजारों लाखों में होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डेंगू का केस है तो खुदा ना खासा अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसमें 25,000 40,000 ये लिमिट है। और खतरा कहाँ से बढ़ता है? खतरा नॉर्मली अगर 25-40 के बीच की रेंज आ गई है तो वहाँ पे फिर ये होता है कि ये जो बॉडी है वो हेमरेज की तरफ जा रही है या इस तरह का कुछ एक पीरियड होता है। लेकिन उसमें ये भी एक चीज़ है कि अल्लाह ताला अगर सेहत, अल्लाह ताला ऑफ कोर्स सेहत दे, तो इसमें 7वें दिन के बाद रिकवरी, क्योंकि वायरस है उसका एक लाइफ साइकिल होता है, बिल्कुल। तो वो 7वें दिन के बाद खुद ही रिकवर करना शुरू हो जाता है। तो फिर वो 7वें दिन प्लेटलेट काउंट जो वो बढ़ भी जाता है। बस हम यही चेक कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स जो करवाते हैं, कि वो बहुत नीचे तो नहीं आ रहा। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो कि हम सब जानना चाहते हैं, ख़ास तौर पे मैं जानना चाहता हूँ कि डेंगू एक ख़ास मौसम में आता है। जैसे कि कोरोना थ्रू आउट द ईयर चलता रहा था, 2 साल पूरे चला, ऐसा कोई उसका वक्त नहीं था कि जी हमने सुना कोरोना कम हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन डेंगू के बारे में ऐसा आता है कि साल के 2-3 महीने ही ऐसे आते हैं जिसमें डेंगू जो है वो अरूज पकड़ जाता है। लेकिन वो कौन से ऐसे, तो पहले 2 महीने या 3 महीने, वो कौन से ऐसे खास वक्त है जिसमें डेंगू आ सकता है, वो जरा हमारे नाज़रीन को जरा इससे आगाह कर दें। वो जो वक्त है वो बेसिकली बरसात का होता है। अब बरसात अगर आप देखें तो हमारा जैसे मौसम है वो मई जून में बहुत गर्म होता है, जैसे लू चल रही होती है, 40 डिग्रीज भी जाता है। तो ये जो मच्छर है इसकी खसूसियत ये है कि इसको एक ना नॉर्मल वार्मर टेम्परेचर चाहिए, 15 डिग्री से 35 तक। तो बरसात एक वो टाइम पीरियड है जहाँ पे यही टाइम, यहाँ वहाँ 15 से 35 के इतना ही नॉर्मली टेम्परेचर होता है ना, कि एक दिन बारिश हो गई तो टेम्परेचर थोड़ा सा गिर गया, अगले दिन थोड़ा सा 35 हो गया, ठीक है। 35 और 15 से ऊपर नीचे हो तो वो नहीं सर्वाइव करेगा। ठंडे मौसम में नहीं सर्वाइव कर सकता, ना गर्म में कर हाँ नहीं, ना बहुत गर्म में कर सकता है। तो हमारे पाकिस्तान में जो टाइम पीरियड है ना, वो जो बरसात का, जिसमें जुलाई अगस्त का महीना और अब सितंबर भी शामिल हो गया उसमें, ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे ये बहुत ज्यादा फैलता है। इससे बचने के लिए जो एक अहम प्रिकॉशंस होती हैं वो क्या हैं? इससे बचने के लिए जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई इसका एक स्पेसिफिक इलाज तो नहीं है, लेकिन इससे बचा जा सकता है, एक प्रिवेंटेबल चीज़ है, जाहिर है। तो उसके लिए जैसे ये है कि ये हमारी अपने घर के लेवल पे या अपनी सोसाइटी के लेवल पे एक जिम्मेदारी है कि हम सफाई को मेक श्योर करें। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर घर के गमले हैं या पौधे हैं तो हम ऐसे टाइम पे उनको पानी ना दें कि वहाँ पे पानी खड़ा रह जाए, वो पानी खुश्क ना हो, या अगर कोई पानी रह गया है हम उसको निकाल दें। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो जो मच्छर मार जो दवाइयाँ आती जैसे रिपेलेंट्स होते हैं, हम बच्चों को वो लगा सकते हैं। अपने घर में हम प्रॉपर स्प्रे कर सकते हैं मच्छर से बचाव के लिए। या जैसे हमारे बहुत अक्सर इलाकों में रिवाज है बाहर सोने का खुली फिजा में, तो वहाँ पे हम कोई नेटिंग कर सकते हैं, कोई नेट आप लगा लें कि मच्छर जो है वो वहाँ से अंदर ना आए। और सबसे मेन चीज़ यही है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें कि उसमें पानी हम जमा ना होने दें। नेटिंग से मेरे ज़हन में एक बड़ा अहम सवाल है कि लोग जिनको डेंगू हो जाता है उनके बारे में एक बात मशहूर है कि अगर उनको कोई सादा मच्छर भी काट जाता है तो उनके लिए वो जानलेवा है, क्योंकि उनको वो भी डेंगू का मच्छर बन के काटता है। ये क्या चीज़ है? वो शायद साइकोलॉजिकली खौफ की वजह से होता है, लेकिन अगर एक ऐसा मच्छर जो कि बीमारी कॉज नहीं करता तो उसका तो खैर वो काट रहा है, नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर एक ऐसा बंदा जिसको ऑलरेडी डेंगू है, खुदा ना खासा उसको किसी मलेरिया के मच्छर ने काट लिया, तो वो जाहिर है वो डबल चीज हो जाती है, वो डबल बीमारी का फिर वो एक इम्पैक्ट और उसका नुकसान भी जाहिर है ज्यादा है। लेकिन उसका सिर्फ एक नुकसान, अगर आम मच्छर है जो बीमारी नहीं करता, उसका सिर्फ ये है कि वो वायरस उस आम मच्छर में चला जाता है। और इस मच्छर की खसूसियत ये है, और इस वायरस की भी, कि जब तक वो मच्छर जिंदा है ना, ये वायरस उसमें रहेगा, उस बंदे में रहेगा कि उस मच्छर में फिर वो फैलाता जाएगा, वो जितने लोगों को काटेगा वो फैलाता जाएगा। अब वो इस मच्छर की अगर जिंदगी 1 महीने की है तो 1 महीने तक ये वायरस उसके अंदर मौजूद रहेगा।
तो ये एक चीज़ है जो थोड़ी सी परेशानी का सबब है, और शायद यही वजह है कि ये मच्छर को हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, डेंगू जिस बंदे, अभी मैंने आपसे जो प्रिकॉशंस पूछी थी वो लोगों के लिए थे जिनको डेंगू नहीं हुआ, बिल्कुल, लेकिन अब डेंगू किसी को हो गया, और अभी आपने जो मलेरिया वाली बात बताई है कि किसी को अगर कोई मलेरिया का मच्छर भी काटता है वो भी जानलेवा साबित हो सकता है, तो उनके लिए क्या चीज जरूरी है कि जिनको डेंगू हो गया है वो अब इस तरह के दूसरी बीमारियों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या वो नेटिंग कर लें, नेटिंग कर लें, अपना ख्याल रखें? डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइएगा कि डेंगू, हम जो मैंने आपसे पूछी हैं प्रिकॉशंस, वो तो उन लोगों के लिए थी जिनको डेंगू नहीं हुआ, वो कैसे बच सकते हैं, लेकिन जिनको डेंगू हो गया वो दूसरे मच्छरों से कैसे बच सकते हैं, जरा ये भी हमारे नाजरीन को जरा बताएं। उसका भी वही तरीका है कि अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखें। मच्छर जो है वो, हम अगर आम मच्छर भी काट लेता है तो निशान तो उसका भी रह जाता है, खारिश तो उसके बाइट की भी होती है, तो बचना चाहिए। तो वही है कि अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लें, और ये मैंने अक्सर देखा भी है कि कुछ लोग करते भी है कि एक साफ सी जगह पे, साफ कमरे में वो पेशेंट जो है वो रह लेता है, जैसे वार्ड्स होते हैं हॉस्पिटल, वार्ड्स हो गए अपने घर में भी, तो वो पेशेंट रह लेता है, तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट को साफ रखा जाता है कि उसको कोई और मच्छर ना काटे। उसमें भी वही चीज़ें बार बार हैं कि आप प्रॉपर स्प्रे करते रहें, अपने घर को साफ रखें, और वही नेटिंग की चीज़ें या वही जो मच्छर भगाने वाली दवाइयाँ हमारे यहाँ बहुत मिलती हैं, हम वही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है इनसे बचने का। अच्छा, एक और था कि अक्सर जिनको पाकिस्तानी अवाम है, इनको जब भी कोई बीमारी होती है घरेलू टोटकों पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो डेंगू कितना खतरनाक हो सकता है घरेलू टोटकों पे, ये जरा। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, अब तक वो यही है कि इसकी कोई खास दवाई नहीं है। बुखार हो गया तो पैनाडोल वगैरह ही देते हैं, और वायरस है तो वो उसने अपना एक कोर्स, जैसे हम बात करें तो कोर्स पूरा करेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो होता है कभी कि घरेलू टोटके हम ऐसे ही शुरू कर देते हैं तो नुकसान देते हैं, खतरनाक, वो खतरनाक, जानलेवा भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि हर इंसान की बॉडी फर्क रिएक्ट करती है। हो सकता है किसी को वो चीज़ सूट नहीं कर रही, और वो अगर ले रहा है तो वो नुकसान उसका बिल्कुल हो सकता है। जैसे एप्पल जूस है, वो लोग कहते हैं कि प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है, लेकिन उसमें ये चीज़ भी है कि जैसे प्लेटलेट काउंट गिर रहा होता है शुरू के 5 दिन में या 6 दिन में, उसके बाद 7वें दिन जब वायरस ने ऑटोमेटिकली बॉडी से निकलना है तो वो काउंट बढ़ना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये सिस्टम है हमारा। तो हम ये समझ लेते हैं कि वो जो जूस पिया था ना हमने, ये उसकी वजह से हुआ। अच्छा, वैसे उसका कोई फायदा नहीं है? वैसे फायदा उसका नॉर्मल हो सकता है, लेकिन इसी तरह से बाकी टोटके भी होंगे। ठीक है, कि हम मेडिकली उसको इतना नहीं देखते, लेकिन ये ज्यादा बेहतर रहता है कि अगर हम चीजों को थोड़ा सा मेडिसिन के हिसाब से देखें। तो एज अ डॉक्टर आप आवाम को क्या कहेंगी कि वो घरेलू टोटकों पे ना रहें और डॉक्टर से रुजू करें? बिल्कुल, आप बिल्कुल डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर वो सबसे पहला इंसान है जिसके पास आपको जाना चाहिए, और वो आपको बेहतर बताएगा। वही आपको बता सकता है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। इवन खाने के मामले में भी उसे पूछ सकते हैं कि क्या हम ये चीज ले लें या हम ये चीज ना लें, तो उससे ज़्यादा बेहतर गाइड कोई नहीं कर सकता आप। अच्छा, एक और चीज बड़ी इस बारे में कही जाती है डेंगू के बारे में, ये खुराक के बारे में, कि डेंगू जिस बंदे को हो गया वो रेड खुराक, लाल खुराक जिसको हम कहते हैं वो ना ले, जैसे अनार का जूस वगैरह वो कहते हैं वो ना ले। मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी को ऐसा हो गया तो इस किस्म की चीजें जो हैं वो हम खाने पीने की कोई मना की जा सकती हैं। ये अफवाह, ये सिर्फ ये बहुत सारे लोग, हमें पता है कि हम कर लेते हैं टोटकों में, ये लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वो चीज कर लेंगे तो ये पता नहीं ये ऐसे ना हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें फिर वही बात मैं दोबारा कहूंगी कि आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर जो आपको कहे उससे ज्यादा अच्छा मशवरा आपको कोई नहीं दे सकता। डॉक्टर साहिबा, आज का आखिरी सवाल, और आप हमारे नाजरीन को ये चीज़ बताइए, हमारे देखने वालों को बताएं कि कोरोना के बाद अभी जो डेंगू की एकदम से वबा आई है सामने दोबारा, ये कितनी खतरनाक हो सकती है और इससे बचना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, और हमने एज अ कौम इसका मुकाबला करना है। ज़रा एक आखिरी मैसेज देते हैं हमारी आवाम को। ये जैसे आपने सवाल किया, और ये हम भी देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो अब कोविड कहीं बहुत पीछे रह गया खबरों में, सिर्फ डेंगू ही आता है, उसी के सुनते हैं। कल की खबरों में भी था कि लाहौर में सिर्फ 313 मरीज लाए गए डेंगू के। तो उसमें यही है कि बहुत ज़रूरी है, एक तो ये बर्डन, वैसे भी आप खुद भी बीमार हैं, घर वालों की भी परेशानी होती है, फिर वो एक खौफ भी है इसका। तो बस अपने इन्वायरमेंट को साफ रखें, खुद पे आप ध्यान दें कि आपकी जो जगह है वो क्लीन होनी चाहिए, वो साफ़ होनी चाहिए, और वही प्रिकॉशंस जो कि बहुत सारे लोग भी कहते हैं, हमने भी आज बात की है, और ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है।
एक बीमारी जो कि जिससे बचा जा सकता है, जो कि प्रिवेंटेबल होती है, उससे बचने की सारी जिम्मेदारी जो होती है वो इंसानों के ऊपर होती है। दवाइयां तो बाद में आएंगी, लेकिन आप पहले खुद ख्याल रख लें। एक कॉम हो गए पहले, वही होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप पहले खुद को प्रिवेंट कर लें। अगर आपने बहुत एक गंदा एनवायरनमेंट रखा है, फिर आप कह रहे हैं डेंगू मच्छर ने काट लिया, हाय अब हम क्या करें, तो वो हल नहीं है उसका। एहतियात इलाज से बेहतर, एहतियात इलाज से बेहतर है, वही नुस्खा है और वही टोटका है, ताकि बर्डन भी ना पड़े और आप खुद भी परेशान ना हो, और ये एक बीमारी जो बहुत फैल गई है ये कम भी हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमारे नाजरीन को अपने डेंगू की वबा के बारे में बताया। जी तो नाजरीन, एहतियात इलाज से बेहतर है और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे और अपने इर्द गिर्द पानी जमा नहीं होने देंगे। मिलते हैं आपसे एक अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।